ये ना लाइव कनेक्ट है ना अभी पटना से नीरज हाँ वीडियो है हेलो ठीक है रिकॉर्ड ऑन है ना रिकॉर्ड पे लगवा दीजिए ठीक कनेक्ट हो गया हम लोग हाँ हो गया भाई ना सर अरे फॉरवर्ड नहीं ना सर शुरू किया सर ओके बाद में करना बाकी है एक्स्ट्रा हेलो रोज बोल हेलो सर ये सारा जल्दी करो 2 मिनट सर 58 हाँ 2 मिनट में हो जाएगा 3 मिनट से बुलेटिन हट जाएगा वो 3 बजे 2 घंटा लगता है वहाँ काफी बैठे आज 1 मिनट माननीय वित्त मंत्री जी का पूरा बजट भाषण मैंने टेलीविजन पर देखा और सुना। उम्मीद थी कि इस बार के बजट भाषण में कुछ ऐसी बात वो कहेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी पूरी गति मिलेगी और बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं उनके विकास में ऐसी बातें होंगी जो सहायक होंगी। लेकिन पूरा बजट भाषण सुनने के बाद निराशा हाथ लगी। 2 घंटा तक लगातार सुनते रहे और उम्मीद करते रहे कि कुछ बात अब आगे आएगी, लेकिन कुछ खास बात आई नहीं। अब जो कुछ भी डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद की स्थिति हुई है, जिस आधार पर केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी, उस आधार पर हम लोगों ने इसे एक अच्छा कदम माना था, इसका स्वागत भी किया था और इसका समर्थन भी किया था। तो ऐसा लग रहा था कि नोटबंदी के जो परिणाम है उसके बारे में पूरे तौर पर देश की जनता को अवगत कराया जाएगा। तो हमने देखा कि इसके बारे में स्पष्टता के साथ कोई बात नहीं कही। एक तो यह भी नहीं बताया गया है कि कितने हाई डिनोमिनेशन के नोट वापस आए और जो बातें कही गई थी कि इससे काला धन और जो फेक करेंसी है और जो आतंकियों का जो इससे फ़ायदा होता है, इन सब चीज़ों का जो जिक्र किया था, हम लोगों ने उसके आधार पर इसको बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप माना था और ये उम्मीद की थी कि इस बार वो सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे भाषण को सुनने के बाद ऐसा कुछ लगा नहीं। और एक तो यह भी नहीं बताया गया कि कितने करेंसी नोट्स वापस आए और कितने करेंसी नोट सर्कुलेशन में थे। इसके बारे में जो शुरू के दिनों में 50 दिन के अंदर कुछ फिगर्स आते थे, बाद के दिनों में कोई 10-15 दिन जब बचा था, 30 दिसंबर के पहले वो फिगर आने बंद हो गए थे। तो इस बार के बजट स्पीच में भी वो फिगर नहीं है। तो इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि इसके क्या क्या लाभ हुए और लाभ उनको जो बताना चाहिए था उसका जिक्र उस ढंग से नहीं किया। उन्होंने कुछ बातों को कहते हुए ये बात कहा जिससे ऐसा लगा कि साहब बहुत लोगों के पास जो करेंसी के तौर पर काला धन था वह बैंकों में आया है और ये पता चलेगा कि इतना रुपया जब आप उस हिसाब से टैक्स का भुगतान नहीं करते थे तो आगे की कार्रवाई में कुछ जो लोगों ने जमा किया है उससे कुछ बातें सामने आएगी कि कितना काला धन इसमें था। तो उन्होंने कहा रंग बदलेगा तो जो काला धन सफ़ेद होगा
जो उनके कहने का मुझको अर्थ लगा, उस हिसाब से तो ये जो कैश में काला धन है वो तो बहुत ही एक उसका मामूली हिस्सा है। असल तो काला धन जो है और जो ब्लैक इकोनॉमी जिसको एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह कहा जाता है, वो तो अन्य क्षेत्रों में है। वो या तो रियल एस्टेट में है, दूसरे प्रकार की संपत्ति में है, शेयर में है, हीरा में है, सोना में है, विदेशों में है। तो उस प्रकार के काले धन पर जो चुनाव के समय में कहा गया था और नोटबंदी के बाद ऐसा लगा कि नहीं, इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं है कि आखिर कितना काला धन सामने आया। और आगे भी इस करेंसी के आगे जो बेनामी संपत्ति है और दूसरे प्रकार से जिसका हमने जिक्र किया, चाहे वो संपत्ति के तौर पर हो, ज़मीन हो, रियल एस्टेट हो, मकान हो या दूसरे तरह के इस तरह के एसेट्स हों, हीरा हो, सोना हो, शेयर में हो या विदेशों में पड़ा हो, तो उसके संबंध में कोई बात नहीं आई। तो एक तो यह पूरे तौर पर निराशाजनक इससे लगा कि जिन लोगों ने इस कदम का समर्थन भी किया, अब यह ऐसा लग रहा है कि इससे कोई ठोस बात आगे के बारे में भी नहीं करते। अगर यह भी कहते कि अब इसके आगे हम इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और किस प्रकार से काला धन को और भ्रष्ट तरीकों से कमाई गई संपत्ति को हम उसको कन्फिस्केट करेंगे, तो ये बात भी कुछ नहीं थी इस मामले में। ये निराशाजनक। और दूसरी तरफ जो नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, सुस्ती आएगी और उसके चलते जो ग्रोथ रेट गिरा है, वो तो उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि इससे ग्रोथ रेट पर असर पड़ा। अब ग्रोथ रेट पर असर पड़ा है तो जो टैक्स का कलेक्शन होगा उस पर भी असर पड़ सकता है। और वैसी स्थिति में जो राज्यों को हिस्सा मिलता है संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक, जो फाइनेंस कमीशन और अभी तो 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुशंसाओं के मुताबिक जो राज्यों को जो केंद्र टैक्स इकट्ठा करती है उसका जो हिस्सा मिलता है, उस हिसाब से जो उम्मीद थी 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, उस हिसाब से भी अब वो पैसा नहीं मिलेगा। यूँ तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी उस हिसाब से पैसा मिला नहीं। जो 14th फाइनेंस कमीशन में कहा गया है किस साल में कितना पैसा मिलने की संभावना है, उससे काफ़ी कम पैसा इन्होंने प्रोवाइड किया था, उसका प्रोविज़न किया था बजट में, और उससे भी कम मिला अब तक। अब मात्र 2 महीना इस फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का बचा है, उससे भी कम मिला। तो इस हिसाब से राज्यों पर तो भी असर पड़ेगा, तो इसका क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों पर। और दूसरी बात है कि इसके बाद जो नोटबंदी के बाद जिन लोगों पर प्रभाव पड़ा, जो काला धन रखने वाले हैं, उनका उजागर हो जाएगा, ये तो खुशी की बात है। और एक लंबी प्रक्रिया के जरिए आप उनसे टैक्स की वसूली करेंगे या जो भी कार्रवाई करेंगे वो आएगा। लेकिन इमीडिएट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, जिनका काम छिन गया, तो हम लोगों ने उम्मीद की थी कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो कंपनसेटरी होगा, लोगों को इसका नुकसान न हो। तो इसका भी कोई जिक्र नहीं। तो इस मामले में तो पूरे तौर पर ये कोई उम्मीद पैदा नहीं हो रही। और यह कहना कि साहब ठीक है इस वित्तीय वर्ष तक थोड़ा संकट रहेगा और अगले वर्ष में संकट नहीं रहेगा, वो तो करेंसी की बात हो गई, वो तो कैश की बात हो गई। और जो ये बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग तो प्रारंभ से ही प्रश्न उठाते हैं। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था में पूरे तौर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन होना संभव भी नहीं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो कैश का उपयोग होता है, एक तो लोगों की आदत है और इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप तरह तरह की बात कर रहे हैं कि यह इंतज़ाम करेंगे, वो इंतज़ाम करेंगे, ताकि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करके आप कोई सामान की खरीद फरोख्त कर सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में यहाँ 2500 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं। हमारे यहाँ कुल 8400 ग्राम पंचायत, उसमें से 2500 से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं जिसमें एक भी बैंक की शाखा नहीं। और दूसरी बात है कि ये चर्चा तो कर रहे थे, जो टेलीकॉम की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से कॉल ड्रॉप रोज़ होता रहता है, अगर कहीं आप बाहर घूम रहे हैं और किसी से बात करते हैं तो 2-3 बार तो ड्रॉप होना ही है।
एक बार में तो लगातार बात नहीं होती। तो फिर भाई ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे हैं, एक तरफ तो बैंक की शाखा नहीं है और दूसरी तरफ जो टेलीकॉम का नेटवर्क है वो इतना प्रभावी नहीं है कि उससे कोई ट्रांजैक्शन कर ले। अब बिहार जैसे राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों की स्थिति ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों का क्या समाधान उनके पास है? भाई देखिए, सिर्फ नारों से काम नहीं चल सकता कि आप किसी चीज़ के बारे में कोई 4 वाक्य इस ढंग का कह दीजिए जिससे कोई नारों का सृजन होता हो, तो उससे तो बात नहीं बन सकती। अगर आप जाना चाहते हैं अधिक से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसका जो बुनियादी ढांचा है और उसकी जो व्यवस्था वह भी तो होनी चाहिए, वरना तब तक तो ये कैश ट्रांजैक्शन ही चलेगा। तो वैसी स्थिति में बताया कि ठीक है, इस वित्तीय वर्ष के बाद यह संकट नहीं रहेगा। मान लिया संकट नहीं रहेगा। अब फेक करेंसी की बात है, तो फेक करेंसी नोटबंदी के बाद मान लिया जाए कि बंद हो गया, तो ये भी तो बताना चाहिए कि कितना सर्कुलेशन में था करेंसी और वापस कितना लौटा। तो ये भी पता चलता कि फेक करेंसी यूं ही रह गया या फेक करेंसी भी लोगों ने वापस बैंकों में जमा कर दिया। तो इससे कोई स्पष्टता नहीं होती। और हम लोगों के जैसे व्यक्ति ने जिन्होंने समर्थन भी किया, उनको भी इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। और आंख के सामने हम देख रहे हैं कि लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार छिन रहा है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण या दूसरे प्रकार से जो विभिन्न सेक्टर्स पर असर पड़ा है, जो खुद भी वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया। तो इसके लिए क्या कंपनसेटरी स्टेप उठा रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं। तो इस मामले में तो मुझको लगता है कि इससे भी एक निराशा होती है। एक ऐसा कदम जिसको देश के लोगों ने व्यापक तौर पर समर्थन किया और ये माना कि 2 नंबर का पैसा रखने वाले लोगों का पैसा जाएगा, और उनको जो लाइन लगाने में और बैंक से पैसा निकालने में या किसी भी तरह से अनेक प्रकार की कठिनाई हुई, और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोड्यूस थे, बहुत सारी चीज़, सब्जियों पर इसका असर पड़ा, बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ा। तो लोगों ने इन सब चीज़ों को झेला और शिकायत नहीं की, ये सोचकर कि जो 2 नंबर की कमाई का पैसा है वो बाहर आएगा। तो ये वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए था कि 2 नंबर की कमाई का कितना पैसा बाहर आया और कितना काला धन उजागर हुआ, और किस प्रकार की बेनामी से लेकर इस प्रकार की संपत्ति है उसको आप कन्फिस्केट करने जा रहे हैं। तब तो सचमुच देश का भला होता, और सचमुच जो ये पैरेलल इकोनॉमी है वो ध्वस्त होती, तो देश की इकोनॉमी एक्सपेंड करती, हमारा जीडीपी बढ़ता, टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा बढ़ता, लोगों को भी इसका लाभ मिलता। लेकिन अगर यह सब बातें नहीं कही गई हैं तो ये तो निराशा पैदा करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि आपने कदम जरूर उठाया, लेकिन अभी आप ही नहीं जान रहे हैं कि इसका कितना लाभ हुआ। तो बताना चाहिए, इन सब चीज़ों में पारदर्शिता रहनी चाहिए, हर चीज़ को बताना चाहिए। हम लोग तो हर वैसे कदम का जो जनहित में है, देश के हित में है, उसका समर्थन करते हैं। तो हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आज जो उम्मीद थी कि इन बातों की चर्चा होगी वो दिखाई नहीं पड़ी, और उससे भी एक निराशा हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत सारी बातें कही, और पिछली बार भी कहा था बजट में कि हम 5 साल में किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। तो आज ही देख लीजिए ना कि उनकी आमदनी है कितनी। उनकी आमदनी तो उतनी भी नहीं है जो एक सरकारी कर्मचारी की आमदनी है। 4th ग्रेड एम्प्लॉय की भी जो आमदनी है उतनी भी आमदनी है किसान की नहीं, आम किसान की। ये दुगनी भी हो जाएगी, और तब तक रुपये की कीमत जो घटेगी तो उसका क्या लाभ होने वाला। सबसे बड़ी बात है आपने जो कहा था और कह दिया कि क्रेडिट हम बढ़ाएंगे, किसानों को ज़्यादा क्रेडिट देंगे, और जो किसान कर्ज लेते हैं वैसे ही किसान तो ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, किसान क्रेडिट है, उसके बढ़ जाने से और जो कृषि क्षेत्र है उसमें सुधार आ जाएगा, हम ऐसा नहीं मानते। इसके लिए तो ज़रूरत है उनकी आमदनी तभी बढ़ेगी जब उनके उपज की वाजिब कीमत मिलेगी। और आपने चुनाव के समय ये कहा था कि भाई हम जो किसानों को उपजाने पर, उनको जो किसान जिस भी फसल को उपजाते हैं उनके उपजाने पर जो पैसा लगता है
उस पर 50% मुनाफा जोड़कर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे। ये कहाँ गया वादा? आप तो उससे सीधे शिफ्ट कर गए। आपने कहा था कि जो उनको लगेगा पैसा किसानों को, उस पर 50% का मुनाफा जोड़कर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे। ऐसा तो किया नहीं, 3 साल बीत गया और आज अब सीधे उससे डाइवर्ट करके कह रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर उनकी आमदनी को दोगुना करेंगे। अरे भाई, तो 5 साल के अंदर 2 साल की का ही तो अभी आपको और बचा है मैंडेट। अब तो सिर्फ 2 साल का मैंडेट बचा है। तो मैंडेट के पूर्व जो आपने कहा, मैंडेट जो मिला उसके पूर्व जो कहा कृषि के क्षेत्र पे, उस पर तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत पर 50% का मुनाफा जोड़कर आप नहीं घोषित करते हैं तो अपने वादे से आप मुकर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, किसानों का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि जिस आमदनी की बात कर रहे हैं उस आमदनी का कोई मतलब नहीं है 5 साल में दुगना होने का। और ये भूल जाते हैं कि उस समय रुपये की कीमत कितनी नीचे जाएगी। जो इन्फ्लेशन होता है उसके आधार पर जो किसी कीमत जो होती है रुपये की, वो घट जाएगी। इसलिए यह तो सीधे डाइवर्ट करना। ये उसी तरह का है कि काला धन कितना है ये नहीं बता करके डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें। ठीक है, हमारी समझ से तो भारत में पूरे तौर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं और दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है। तो यह तो पॉसिबल ही नहीं है पूरे तौर पर। लेकिन अगर मान लीजिए बढ़ाइएगा, हम लोग तो यहाँ पर पहले ही से कैशलेस ट्रांजैक्शन बिहार में कर रहे हैं, इस नारे के पूर्व से ही कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, हम लोग तो देते ही, हम तो डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं लोगों को, शुरू से देते हैं। हमने साइकिल योजना चलाई तो उसमें भी पैसा दिया, या हम लोगों की कोशिश होती है कि अकाउंट खोल करके उसमें ट्रांसफ़र करें पैसा दें। तो ये पहले से ही हम लोग कर रहे हैं। तो जो सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ आम लोगों को और विभिन्न तबकों को दिया जाता है, उसका ट्रांजैक्शन हम लोग कर ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा जिसको कहिए उसका अनुपात में देखिएगा तो बहुत बड़ा हिस्सा तो हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सेंटर से स्टेट को पैसा आता है वो भी तो अकाउंट का ही ट्रांसफ़र। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है वो तो हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल छोटे छोटे कामों के लिए वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सहारा लेगा तो उसके लिए तो जो बुनियादी ढांचा और उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, वह तो है नहीं। और दूसरी बात है कि आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे दीजिएगा। और आपने कभी सोचा है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, और अभी हाल में कुछ बातें आई है कि आप क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं या अपना कोई भी कार्ड रखे हुए हैं और उसके हिसाब से एक दूरी से ही उसके सारे डिटेल्स को कोई ले सकता है और उसके माध्यम से आपसे वो कहीं से भी पैसा निकाल सकता है। तो ये सब प्रिकॉशन लिया जा रहा है क्या? जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो गुंजाइश है, ऐसे तो किसी के पॉकेट में पैसा है तो पॉकेट मारी करना पड़ेगा, या घर में पैसा रखा हुआ है तो चोरी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बगल में खड़ा होकर के एक इक्विपमेंट हाथ में लिए हुए है और उसके जरिए बहुत कुछ आपका ले लिया, आपके डेटा को ले लेगा और उस डेटा के आधार पर वो आपको आपके पैसे को निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है? और दूसरी बात है कि लोग अगर पैसा बैंक में रखना चाहते हैं तो बैंक की शाखाएं हैं। हमारे यहाँ तो 8400 ग्राम पंचायत है, हमारे बड़े बड़े ग्राम पंचायत, उसका एरिया बड़ा है एक ग्राम पंचायत का। अगर उनको बैंक नहीं तो एक आदमी को 10 किलोमीटर जाना है बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये चीज़ें नहीं है तो पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ है ही नहीं। अब रही बात, आप देखिए इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, और जो पहले से बाजार समितियां होती थी, मार्केटिंग यार्ड्स, मार्केटिंग बोर्ड्स होते थे, और बहुत सारे राज्यों में हमने तो उसको बिल्कुल एक्ट को ही रिपील कर दिया। हमने तो यहाँ के बाजार को पूरे तौर पर ओपन कर दिया। पहले बाजार समिति के कारण पूरे बाजार पर नियंत्रण था बाजार समितियों का। हम लोगों ने देखा इससे किसानों को कठिनाई होती है और छोटे मोटे व्यापारियों को भी कठिनाई होती है। इसलिए हमने तो जो APMC एक्ट बिहार में था इसको ही हमने रिपील कर दिया। तो बिहार में तो उस तरह का कोई
मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा कंट्रोल, बाजार समिति के द्वारा कंट्रोल कोई मार्केट है नहीं। तो बाकी के लिए तो आप ई नैम प्रोजेक्ट लाएंगे। और जो एक स्टेज आगे जिस राज्य में रिफॉर्म्स हो चुका है, आप कहते हैं ना कि बाजार में खुलापन होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हमने तो पूरे बिहार में उस प्रकार की तमाम बाधाओं को खत्म कर दिया। अब हाजीपुर में, वैशाली में कोई अपना एक घौद केला काट कर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाता था तो बाजार समिति के लोग उसको पकड़ लेते थे। तो ये कठिनाई थी लोगों को। तो हमने तो एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया। अब बाजार बिल्कुल खुला हो गया हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्या फ़ायदा होगा इसका? जिसने रिफॉर्म आगे बढ़ चढ़ कर किया, एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म लाया, और आज नहीं, आज से 8 साल पहले हमने वो रिफॉर्म लाया, तो ऐसे राज्य को आप सहायता देने के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो ये सारी बातें तो जिसको कहिए कि बहुत व्यापक सोच पर आधारित नहीं है। आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं और हम एक स्टेज आगे रिफॉर्म किए हुए, तो उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। जो ई नैम प्रोजेक्ट की बात इन्होंने कही है, तो इस सब चीज़ों को देख करके निराशा होती है। बहुत चर्चा उन्होंने कर दी कि यहाँ पैसा हमने बढ़ा दिया, वहाँ पैसा बढ़ा दिया, वो आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में बहुत सारी बातें कही। लेकिन ज़रा बताइए, आज आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका जो मांग रही है कि हमको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसका क्या हुआ? हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वो अपनी मांग रखती है। हम लोगों ने तो राज्य सरकार की तरफ से जो मदद अतिरिक्त करना था वो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन वो केंद्र प्रायोजित योजना से संबंधित ये सब काम करने वाले लोग हैं, कर्मी, तो उनकी तो कोई चिंता आपने नहीं की। आप एडुकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन जो मिड डे मील चलता है उसमें जो खाना बनाने वाले रसोइया हैं वो मांग रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए पैसा ज़्यादा। अब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ पैसा एडिशनल दे दिया, लेकिन उस पर भी कोई चिंता नहीं। तो जो आम आदमी की बात करते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ये आपके रसोइया जो है मिड डे मील में जितनी है, और इसके अलावा आशा वर्कर्स की बात है। अब आशा वर्कर्स के माध्यम से ही तो हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई ये सब कुछ जो हो, सुविधा हो, महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं अस्पताल में ही हो, ले जाएं, उनको प्रमोट करें, और इसके चलते उनको आप कुछ मदद देते हैं। तो भाई उनके बारे में भी तो आपने कहा नहीं कि उसको ज़्यादा मदद देंगे। आज जितनी मदद देते थे उतनी मदद को बढ़ाने के लिए तो हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर सोशल सेक्टर्स में, चाहे हेल्थ हो, एडुकेशन हो, जिस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी संख्या देश में मैं समझता हूँ लाखों में है, हो सकता है करोड़ तक पहुँचे। उनके लिए तो आपने कोई चिंता नहीं की है, लेकिन हर चीज़ में आपने ये कहा इसमें हम इतना आवंटन बढ़ा दिए, इसमें आवंटन बढ़ा दिए। पीएमजीएसवाई की बात कर रहे थे, तो पीएमजीएसवाई में तो पहले केंद्र सरकार पैसा देती थी, आजकल आपने कर दिया कि अब 40% राज्य सरकार पैसा देगी। तो भाई केंद्र का तो विभिन्न योजनाओं में आपने शेयर घटा दिया और राज्य का शेयर बढ़ा दिया, और 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर राज्यों को जो पैसा मिलता टैक्स की राशि, वो अभी अब नहीं मिल रही है पूरी। तो आखिर किस हिसाब से राज्य इतना सक्षम है कि आपकी इन तमाम योजनाओं में स्टेट का जो कंपोनेंट आपने स्कीम जब एनविसेज किया गया, उस समय का जो कंसेप्ट था, उस पर कंसेप्ट पर तो आप चल नहीं रहे। आपने नाम बदल दिया ग्रामीण विद्युतीकरण का, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण से दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर आपने कर दिया उस योजना का नाम। लेकिन पहले 90% केंद्र देती थी, 10% राज्य का था। अब आपने केंद्र का हिस्सा घटाकर 60% कर दिया और राज्य का हिस्सा 10% से बढ़कर 40% हो गया। तो चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण हो या कुछ भी हो, तो हर एक स्कीम में जो स्टेट शेयर बढ़ गया है, और फिर स्टेट को टैक्स में हिस्सा भी अब कम मिलेगा, तो ये तो कोई चिंता इस पूरे बजट में नहीं की गई। या कि राज्यों का क्या होगा? हम लोगों ने तो जीएसटी का भी पूरा सपोर्ट किया है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी पूरे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सवाल यह है कि आप चाहे जितनी बात कहते जाइए, लेकिन इस बार के बजट से तो ऐसा कुछ लगा नहीं, न तो कोई नीचे के स्तर पर सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनकी हालत में कोई सुधार हो रहा है, न जो योजनाओं की चर्चा आपने कही, मनरेगा से लेकर के एक एक योजना की आप चर्चा कर रहे हैं,
और उसमें जो कुछ भी होगा। और एक बात और जान ली, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में एक कठिनाई और है, हम तो निश्चय यात्रा के सिलसिले में गांव में ही घूम रहे हैं। तो अब जो पहले था कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का इंटाइटलमेंट था इंदिरा आवास का, अब वो घट करके हो गया एसीसीसी में जिनका नाम है वो। अब कई कारणों से एसीसीसी में जिनका नाम है, मान लीजिए कि दर्ज करने वाला एसीसीसी का जो डेटा कलेक्ट किया है वो कोई बहुत अनुभवी लोग तो थे नहीं। अब किसी से पूछा, अब उसने बता दिया घर है तो किसी का टूटा फूटा हुआ या मिट्टी का भी घर है तो हो गया कि घर है, तो एसीसीसी में उसका पॉइंट दूसरा हो गया। अब वो तो वंचित रह जाएगा। हम तो घर घर में नल का जल पहुंचा रहे हैं, या शौचालय बनवा रहे हैं, या गली का पक्कीकरण कर रहे हैं, नाली का निर्माण कर रहे हैं, हर एक घर में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। इन्होंने जो टारगेट दिया हर गांव तक बिजली पहुंचाने का, उसके पहले ही हम पहुंचा दें। इन्होंने मई 18 की बात कही है, बिहार में तो हम दिसंबर 2017 इसी साल के दिसंबर तक कर देंगे। हर गांव, टोला, कस्बा, बसावट सब जगह बिजली पहुंचा। तो क्या इसके लिए हम लोगों को अतिरिक्त सहायता मिल रही है? अब ये बात तो छोड़ दीजिए, बिहार पर आइए। तो चुनाव के पहले तो बड़ा भारी पैकेज की बात है। 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज प्लस 40,000 करोड़ रुपया पर जिसका काम चल रहा था उसका पैकेज, 1,25,000 करोड़ प्लस 40,000 करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ। और यह भी कहा गया विशेष दर्जा के बारे में भी आपने पॉजिटिव लोगों को एश्योरेंस दिया, तो विशेष दर्जा का भी कोई जिक्र नहीं है। अब जो पैकेज की बात आपने कही है, क्या करने जा रहे हैं उस पर उसका भी कोई जिक्र नहीं है। जिन योजनाओं के विरुद्ध आप पैसे के देने की बात कर रहे थे, कहीं तो काम शुरू हुआ नहीं। हम तो बराबर कहते थे कि सब पुरानी योजनाएं हैं, मुश्किल से 11,000 करोड़ रुपए की नई बात आपने कही है। तो जो पुरानी योजना है जस की तस है, कोई तो काम शुरू हो नहीं रहा, तो आखिर पैकेज का क्या होगा, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और पैकेज में भी इसका जिक्र हुआ कि जो बीआरजीएफ के मद में बिहार को मिलना था पैसा, उस पैसे में 8,200 करोड़ रुपए से ज्यादा बाकी था। ये कहा कि वो पैसा मिलेगा। आप बताइए, इस बार हम लोगों ने कहा कि भाई 6,200 करोड़ हमको मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कितना मिला है? 1,300 करोड़ रुपए। अब वो तो आपने अब योजना तो खत्म कर दिया, और वो वर्तमान योजना काल का ही वो पैसा था। तो ये भी जिक्र नहीं है कि आगे हम वो पैसा देंगे। और उसमें ज़्यादातर पैसा हम लोगों ने लगाया था बिजली के क्षेत्र में। अब वो हमारी जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो सब ट्रांसमिशन की परियोजनाएं हों या डिस्ट्रीब्यूशन की परियोजनाएं हों, सारी परियोजनाएं हमारी लगभग पूरा होने के कगार पर, और अब पैसा ही नहीं दे रहे। इसके लिए हमको अतिरिक्त ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेकर इस काम को पूरा करना पड़ रहा है। और आपने पहले की बात थी, उसको आपने फिर से घोषित किया और उसको अपने पैकेज का भी हिस्सा बनाया, और वो पैसा नहीं मिल रहा। मात्र 1,300 करोड़ रुपया इस बार आप रिलीज कर रहे हैं। तो आखिर क्या है? न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज। और इन बातों को छोड़ दीजिए। जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जो बिहार का पुनर्गठन हुआ, झारखंड का गठन किया गया, और उसके बाद जो कुछ भी उस एक्ट में प्रावधान है, और उस हिसाब से 10वीं पंचवर्षीय योजना काल से बिहार को विशेष सहायता मिलती है। पहले राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत, बाद में उसका नाम बदल दिया गया तो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंतर्गत, पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत वो पैसा मिलता है। वो भी पैसा नहीं दे रहा। तो बिहार जैसे राज्य के साथ तो इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है? किए गए वायदों को पूरा नहीं करना, आप जो नई बात कर रहे हैं उसका अनुपालन कैसे होगा, और जो रिफॉर्म हम लोगों ने पहले कर दिया है आगे बढ़ चढ़ कर उन राज्यों की तो आपने उपेक्षा कर दी। और कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आखिर ये सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा कहाँ? ये तो देश के पूर्वी क्षेत्र में ही होगा, और उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने तो एग्रीकल्चर रोड मैप बनाकर काम करना शुरू किया। और आपने पैकेज में भी जो कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में मदद करेंगे, वो भी मदद नहीं किया। पावर जनरेशन के सिलसिले में जो आपने पैकेज में कहा
उसके बारे में कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है। तो इस प्रकार से भाई तीसरा साल है, बीतने के कगार पर है, 3 साल पूरा होने जा रहा है, 2-3 महीना बचा है और अब तो 1-1.5 महीना जो कई राज्यों में चुनाव है उसी में बीत जाएगा, उसके बाद बजट सत्र में बीत जाएगा, 3 साल पूरा हो जाएगा। और हम लोगों के बिहार के लोगों को जो वायदा किया गया 2015 में, उसका 2 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए पूरा बजट भाषण हम गौर से सुनते रहे और अंत में यही लगा कि ये पूरा का पूरा ये निराशाजनक है। और अंत में तो यही लगा कि 2 घंटा ध्यान से सुने, ये तो बोरिंग हो गया। लगा कि अब कुछ बात आएगी, अब कुछ बात आएगी, लेकिन कुछ बात आई। इसलिए मेरे हिसाब से न तो देश के लिए कोई खास बात मुझको समझ में आई, न जितने चीज़ों की चर्चा की गई कि अर्थव्यवस्था के सुधार की बात उन्होंने कही है, उन चीज़ों के बारे में कही। इस प्रकार से एक शब्द में यही कह सकते हैं कि यह कोई बजट देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की उम्मीद जगाने वाला नहीं है और यह निराशाजनक है। और ऐसा लगता है कि स्लोगन्स चलते रहें और ज़मीन पर क्या होगा ये तो सबके सामने बात है। जो मुझको लगा 2 घंटे तक सुनने के बाद मेरी भी है त्वरित प्रतिक्रिया ये। रेलवे का जो बजट आया साथ में वो क्या लगा देखा? नहीं, रेल का तो सत्यानाश कर दिया है, बंटाधार हो गया। रेल की स्वायत्तता थी। देखिए, रेल देश को जोड़ने वाला एक जोड़ने वाला पूरा का पूरा आप कह सकते हैं उसका तंत्र। आज़ादी की लड़ाई से देखिए और पूरे देश को जोड़ने वाला देखिए, इससे बड़ा कोई भी आप कह नहीं सकते हैं कि कोई तंत्र हो सकता है इस देश के पास। और उसका बंटाधार हो गया। रेलवे की स्वायत्तता रेलवे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब रेलवे की स्वायत्तता समाप्त हो गई और अब रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया और उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं। अभी 9 राज्यों के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे भाई, रेलवे तो केंद्र का विषय है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट है ना। तो राज्य को तो अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं में भी राज्य का शेयर आप बढ़ा दे रहे हैं और अब रेल को चलाने के लिए भी कह रहे हैं कि राज्य हिस्सा लगाए। तब तो अब आपको ईमानदारी से कहना चाहिए, तब तो केंद्र सरकार में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करा दीजिए, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करा दीजिए केंद्र सरकार में सबसे पहले। अलग से यूनियन कैबिनेट की क्या जरूरत है, राज्यों का भी हिस्सा कर दीजिए उसमें। भाई, क्या मजाक हो रहा है इस देश में। एक तो रेलवे की स्वायत्तता, और खैर हमने तो अपने कार्यकाल में रेलवे के सेफ्टी पर बहुत ध्यान दिया था और तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने पूरे तौर पर रेल की कठिनाई को समझा था और जो हमारा प्रस्ताव था उसके लिए स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना था। 2001-2 की बात हम बता रहे हैं, 17,000 करोड़ रुपए, उसमें 12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का था बजटीय सहायता और 5,000 करोड़ रेलवे को सेस लगाकर वसूल करना। इस बार वो कह रहे हैं कि 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे। तो खैर उस समय के 17,000 करोड़ रुपया के बराबर भी नहीं है, अगले 5 साल में 1 लाख करोड़। नंबर 1। नंबर 2, उसमें रेल को कितना इकट्ठा करना है सेस वगैरह के जरिए और केंद्र सरकार कितना देगी, अभी क्लैरिटी नहीं। तो किसी भी चीज़ को देखिए तो कोई क्लैरिटी नहीं। वही फिर स्टेशन के सुधार की बात, अब पता नहीं कितना स्टेशन सुधरेगा। बायो टॉयलेट पहले से ही चल रहा है, ऐसा नहीं है बहुत सारे रेल। नहीं, क्या चीज़ उसमें खास होगा, कौन सी चीज़ ऐसी खास होगी? उसे तो रेलवे के बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही है कि रेलवे का सुधार होगा। आज जाकर देखिए, अब टिकट कटाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लोग घर बैठे टिकट कटा लेते हैं, तो रेलवे तो ऐसा मंत्रालय रहा है और रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहा है कि जिसमें आईटी का इस्तेमाल सबसे पहले वहीं शुरू हुआ। ये सब कोई खास बात नहीं है, इनिशिएटिव वहीं से हुआ। हम आपको कितना उदाहरण दें, आपका वक्त बहुत लग जाएगा।
इसलिए छोड़ दीजिए। ऐसे ही कभी मैंने ऑफ कैमरा बात करिएगा तो हम बहुत सारी बात बता देंगे कि कितने नए नए प्रयोग रेलवे में हुए। तो रेलवे में तो पहले ही से हो रहा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अब उसको आप अपने बजट भाषण में इसका जिक्र करें, नथिंग स्पेशल। बल्कि रेलवे का तो बंटाधार हो गया, स्वायत्तता खत्म हो गई, रेलवे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और ये कौन सी बात कह रहे हैं कि भाई चारों जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं ट्रांसपोर्ट के जगत के सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। कौन इंटीग्रेट करने से रोक रहा है? आप बात कर रहे हैं कि एक दिन में इतना किलोमीटर सड़क बन रही। हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कितना सड़क बन रही। केंद्र सरकार की सड़कों की क्या हालत है? प्रधानमंत्री रोज ग्राम सड़क योजना में कहा कि इतना सड़क रोज बन रही। देख रहे हैं कि पहले भारत सरकार का पैसा लगता था, अब राज्य का भी पैसा लगता है। तो देखिए इसमें कुछ भी खास नहीं है। और दूसरी बात, एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, ये इन्होंने रिवर ट्रांसपोर्ट की भी बात कही है, अच्छी बात है, लेकिन ये गंगा नदी को बड़े तालाब में परिणत न कर दे। हम लोग तो इसका सख्त विरोध करें। एक तो फरक्का बराज के चलते जो नौबत आई है, सिल्टेशन की समस्या उत्पन्न हुई है, नदी की गहराई घटती चली जा रही है। और दूसरी तरफ आप अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करिएगा तो हम समझते हैं गंगा की अविरलता समाप्त हो जाएगी। तो खैर वो भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि रिवर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में उनका क्या प्रपोजल है। तो कुल मिलाकर भाई 2 घंटा ध्यानपूर्वक, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर जेटली साहब का सम्मान करता हूँ, लेकिन हम 2 घंटा सुनते रहे उनको। हमको लगता था वही बोलते बोलते थोड़ा थक रहे लग रहा था। लास्ट में कभी कभी स्पीड तेज हो जाता था। नोटबंदी के परिणाम से जुड़े आंकड़ों को जिस तरह से नहीं रखा गया, आपको लगता है कि जिस मकसद से नोटबंदी किया गया था उसमें वो लोग सफल नहीं रहे? आपको ये संदेह लगता है? नहीं, हम तो इसलिए शुरू में ही सबसे पहले ये बात बोले कि भाई हम लोग तो जानना चाहते हैं, तो उसका कोई जिसको कहिए कॉन्क्रीट ढंग से कोई बात तो उन्होंने रखी नहीं। कितना कैश ये नोट्स लौट कर आए, फिर जो फेक करेंसी था उसका क्या हुआ, आदि आदि कोई बात नहीं आई। और काले धन का एक मामूली हिस्सा कैश में। अगर आप ये समझते हैं कि लोग टैक्स पे नहीं करते थे, उनको भी अपना पैसा लौटाना पड़ा है, तो उनको विभिन्न प्रावधानों के जरिए आप उनसे वसूली करेंगे या उन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तो भविष्य में जो कुछ भी आएगा, लेकिन उसका कितना लाभ आएगा वो भी नहीं बताए। भाई पहले तो हल्ला ये था कि बहुत लोग तो अपना नोट जमा ही नहीं करेगा और वो नदी में फेंक देगा, फाड़ देगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो जमा हो गया है। तो भाई जमा हो गया है, जितना सर्कुलेशन में था उतना उससे कम या कहीं उससे ज़्यादा हो गया है। क्या मामला है, ये स्थिति तो स्पष्ट करनी चाहिए और उसके क्या क्या लाभ है। और चूंकि यह तो पहला कदम था, इसलिए हम लोगों ने इसकी प्रशंसा की। ये तो पहला कदम है, ये आखिरी कदम तो है नहीं। इसके आगे आप बढ़िएगा तो आप उसको नोटबंदी के साथ आप सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें। अरे भाई बेनामी संपत्ति पर हिट करिए ना, उसको जब तक कन्फिस्केट नहीं करिएगा, कब्जे में नहीं करिएगा। ये जो गरीब आदमी जिस उम्मीद से नोटबंदी से खुश था कि चलो कुछ 2 नंबर के लोगों का, बड़े लोगों का पैसा जाएगा, तो अगर उसको एक बार निराशा हाथ लगी तो फिर इनको मुश्किल पड़ेगी। इसलिए अब भी मेरा कंस्ट्रक्टिव सजेशन है कि एक तो पूरी स्थिति को सामने रखिए पूरी पारदर्शिता के साथ, क्या क्या हुआ और आप क्या उम्मीद करते हैं, इसके क्या क्या लाभ है, कॉन्क्रीट टर्म में बताइए, नंबर 1। और नंबर 2, इसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है बेनामी पर हिट। और अच्छा भी चुनाव में सुधार की बात, भाई इसमें कोई बहुत सुधार नहीं दिखाई पड़ता। देखिए चुनाव में और पार्टियों के धन के मामले में पूरी पारदर्शिता लानी है, तो उसके लिए चुनाव सुधार इस प्रकार का होना चाहिए कि चुनाव के दौरान पैसे का महत्व ही समाप्त हो जाए। जब तक वह नहीं होगा तब तक न तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और न चुनावों के जरिए जो धन खर्च किया जाता है और धन देने वालों को कल होकर लाभ मिलता है,
तो फिर उसी तरह से एक कहिए कि एक साइकिल बनता चला जाता है, वो समाप्त नहीं है। तो उसके बारे में भी हमको उम्मीद थी कि कुछ चुनाव सुधार पर भी बात आएगी, तो ऐसा कुछ तो बात नहीं आया है। पार्टियों के फंडिंग की बात आई है। पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है सर। पॉलिटिकल उस फंडिंग से क्या भाई, कोई जो बॉन्ड की बात किए हैं तो और रिजर्व बैंक के नियम में संशोधन करेंगे तो उससे क्या करेंगे, क्या खास बात हो जाएगी? 2000 तक सिर्फ वो तो नहीं लगता है चेक वगैरह से तो देने का पहले ही से प्रावधान, लेकिन एनोमलस जो आप रिसीव करते हैं सिर्फ 2000 कर सकिएगा। उससे क्या हुआ? 2000 क्या, ये तो 2000 भी बेकार है। आप कहते 1 रुपया भी रिसीव करिएगा तो उसका नाम बताइए कौन दिया 1 रुपया। अब तक 20,000 रुपया रिसीव करते तो दे दीजिए। अगर रिफॉर्म की बात करते हैं, आखिर जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसका जो भी फायदा उठाता हो वो अलग बात है, लेकिन आगे के दिनों में तो रिफॉर्म इस तरह का होना चाहिए कि चुनाव के दौरान पैसे का महत्व ही समाप्त हो जाए, तभी तो सही मायने में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। और पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के बारे में जो कहा गया है वो कोई बहुत हम नहीं देख रहे हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। नोटबंदी पे कंफ्यूज लग रही है सरकार क्या? हमको तो जितना कहना था हम कह हो गया। चलिए, थैंक यू सर। कुछ नो चंपारण वाला भी है ना, चंपारण केंद्र सरकार को स्टेट फंडिंग ऑफ समर्थन करके गलती चंपारण का हम तो इसके हिमायती रहे, हम तो हिमायती रहे। भाई कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को अपना पैसा या पार्टी को पैसा लगाने की चुनाव के दौरान जरूरत न पड़े, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बात जो भी करते हो, सत्ता में लोग हैं, कल भी सत्ता में लोग रहे हैं, बहुत लोग हैं पार्टियों का हिसाब, और चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के दौरान जो स्थिति रहती है सबको मालूम है, तो वैसी स्थिति में आवश्यकता ही क्या पड़े कैंडिडेट को और पार्टी को, इलेक्शन कैंपेन ही इस ढंग का हो। तो जब तक वह नहीं होगा मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहिए कि पारदर्शिता आएगी और इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सबका रास्ता निकल आएगा। अब चाहे इस तरह की जो भी नियम करें, या बॉन्ड है तो बॉन्ड खरीद के दे देगा, ये कौन क्या उसमें देने वाला जो चाहेगा कैश दे सकता है, चेक से दे सकता है। हाँ, लोगों को होगा कि भाई कैसे लेंगे वो जाने, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो पार्टी की तरफ से बताया जा चुका है, पंजाब यूपी कहीं जाने का विचार है। हम तो देख रहे हैं निश्चय यात्रा में घूम रहे हैं, हम तो अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं, हम तो दूसरे के एजेंडा के चक्कर में नहीं पड़ते, हम अपने एजेंडा पर काम करते हैं और वही कर रहे हैं। 36 जिला का भ्रमण हो चुका, अब 2 बचा है, वैशाली 4 को जा रहे हैं, 5 को पटना जिला के भी 1-2 जगह पर जाकर देखेंगे। यूपी और पंजाब में आपकी शुभकामना किस दल के साथ है? आपके साथ, आम आदमी पार्टी जनता के साथ मेरी शुभकामना दिनों तक साथ में सांसद रहे हैं और बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छे इंसान थे और हर विषय के बारे में उनकी एक अपनी समझ थी। जब हम सांसद नहीं रहे, बिहार में बिहार का काम देखने लगे, तो यहाँ भी आकर वो 1-2 बार आए थे, मिले थे। सचमुच एक बहुत ही प्रमुख नेता थे केरल के, और देश की राजनीति की भी उनकी समझ परिपक्व थी। उनके निधन से राजनीतिक जगत को नुकसान हुआ है, मेरी पूरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। तो ऐसे में आज बजट पेश होना चाहिए। अब ये सबको बैठ करके पहले बात कर लेना चाहिए। अब देखिए, बिहार में जब
चुनाव हुआ और उसके बाद असेंबली बुलाया गया था, तो जो पहला दिन था जिस दिन नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण था, तो उसी दिन हमारे एक नवनिर्वाचित विधायक का निधन हो गया। तो हम लोगों ने सब लोगों से बातचीत करके उस दिन ओथ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और उनको श्रद्धांजलि देकर उस दिन का कार्यक्रम स्थगित किया था और अगले दिन ओथ का कार्यक्रम। ये तो वहाँ के लोगों को देखने वाली बात है। अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, इस पर कुछ ज़्यादा मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। ठीक है।